Okay, so we have covered the basic challenges of training a deep network so far. तो पहला जो मेजर चैलेंज था हमारे लिए कि why are we not able to train bigger and deeper networks? It was about the vanishing gradients. तो चेन जो हम फॉर्मुलेट कर रहे थे उस चेन में अगर कोई भी ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पैरामीटर्स अपडेट होना बंद हो जाएंगे। और ग्रेडियंट ज़ीरो इस वजह से हो रहा था कि हमने जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किए थे, अगर उनकी इनपुट इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, तो डेरिवेटिव या ज़ीरो हो जाएगा या बहुत छोटा हो जाएगा। तो वी फिगर्ड द कम्युनिटी फिगर्ड आउट कि इसका क्या सोल्यूशन है। पीपल सजेस्टेड रिकमेंडेड कि आप चेंज कर लें अपनी एक्टिवेशन फंक्शन। और इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि आप हर लेयर के बाद एक बैच नॉर्मलाइजेशन कर लें, ताकि आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो दी वेरिएंस ऑफ द आउटपुट विल बी कंट्रोल्ड। तो ये मेजर चैलेंज था हमारा वैनिशिंग ग्रेडियंट्स वाला। एंड दी अदर चैलेंज वाज कि डीप नेटवर्क्स को ट्रेन करने के लिए हमें बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है। वी हैव टू डू लॉट ऑफ आइट्रेशंस। तो जो हम ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, दैट ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन शुड क्विकली गेट टू द मिनिमम। तो we saw that our standard gradient descent was okay if our function was convex, but if it was not perfectly convex, then even it was convex, it was slightly greedy। कि वो जो सबसे स्टीप डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन जहाँ कॉस्ट की वैल्यू सबसे जल्दी कम हो रही होती है, टेक्स दैट रूट। और हमने ये देखा था शिफ्ट के केस में कि अगर इफ़ वी डू दैट तो इनिशियली तो वी विल कॉस्ट जल्दी डिक्रीज होगी, लेकिन उसके बाद जो है ना, यू विल स्टार्ट टू टेक स्मॉलर स्टेप्स टुवर्ड्स द मिनिमम। तो then we saw that people just the community figured out कि how you can change that equation slightly uh, to take a more direct path to the global minimum. So if I am training a deep network and it is taking 1 week for one iteration, then and if I have to do, let's say, 200 iterations, so then it will take a lot of time. So this was the practical constraint in training deep networks। और हमें ये पता है मशीन लर्निंग में कि we train a network, we have to make some choices regarding activation functions and learning rate। और उसके बाद जो है and the data we have, उसके बाद जब हम ट्रेन कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा सिस्टम इज इट वर्किंग अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस और नॉट। तो एंड देन वी स्टार्ट इम्प्रूविंग इट। डेटा चाहिए, अंडर फिट कर रहा है सिस्टम, ओवर फिट कर रहा है, तो वी हैव टू go through many iterations before we, so this happens with any machine learning system, and deep learning is not different। So these changes and these improvements helped us in this regard। और फिर हमने देखा था कि डीप नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा लेयर्स होंगी तो बहुत ज़्यादा पैरामीटर होंगे, और अगर पैरामीटर बहुत ज़्यादा होंगे तो ओवरफिटिंग हो सकती है। तो ओवरफिटिंग से बचने के लिए हमने we add another term with the cost function, that the regularization term। तो वो भी आप लोगों ने मशीन लर्निंग कोर्स में करके देखा हुआ है कि
you have this mean square error term, and then you have another term which is the regularization term. और कॉस्ट फंक्शन को कम ऐसे करेंगे कि सिर्फ उन्हीं पैरामीटर्स को इम्पोर्टेंस मिलेगी जो कि मीन स्क्वायर एरर को बहुत ज़्यादा कम करेंगे. तो देर वॉज एन वेल नोन इनोवेशन जो हमने देखी थी कि विदाउट एडिंग दिस टर्म regularization term, we can train our deep network which has this regularization. और उसको हमने ड्रॉप आउट कहा था कि हम कुछ न्यूरॉन्स को वी विल स्विच देम ऑफ, दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर इक्वेशंस. ना हम उनकी नेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ना हम उनका आउट कैलकुलेट करेंगे, दे आर प्लेइंग नो पार्ट. और फिर जो न्यूरॉन्स दे आर प्लेइंग अ पार्ट इन करंट आइट्रेशन, सिर्फ उनको अपडेट कर दिया जाएगा यूजिंग चेन रूल. और अब नेक्स्ट जब हम आइट्रेशन में जा रहे हैं तो फिर रैंडमली कुछ और न्यूरॉन्स को हम स्विच ऑफ कर देंगे, और जिनको पहले स्विच ऑफ किया था तो वो शायद स्विच ऑन हो जाएंगे, और जो उनकी वैल्यू अभी तक है उसी को यूज़ करके हम नेट नेट इनपुट ऑफ दैट न्यूरॉन वी कैन कैलकुलेट. तो पीपल फिगर्ड आउट कि एट एनी गिवन आइट्रेशन नॉट ऑल दी न्यूरॉन्स आर एक्टिव, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम होते हैं. तो दिस स्ट्रैटेजी प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव. और फिर हमने, जब आपका नेटवर्क ट्रेन हो जाएगा तो फिर आप सारे न्यूरॉन यूज़ करेंगे. यू यूज़ ड्रॉप आउट ओनली एट द ट्रेनिंग स्टेज. तो एट टेस्ट टाइम somebody recommended कि प्लीज़ यूज़ ड्रॉप आउट एट द टेस्ट टाइम एज वेल. और आप एक सिंगल इनपुट के लिए by using dropout calculate the output of the network for that single input. तो हर दफ़ा शायद different output आए, और जब आप एवरेज करेंगे तो that gives you a better performance. Experiments have shown that. So the take home message from that experiment, this dropout experiment, was that in deep learning people and in vision also, people try different heuristics with some intuition that they have कि अच्छा ये करेंगे तो शायद बेहतर हो जाए, and sometimes it works. So the more experiments that you do, it increases your chance of improving the system. So this AI, deep learning research or computer vision research or other research areas, they have this thing in common, which we say try again. So this is so when you are doing your thesis or doing an experiment, generally the initial reaction is that the first experiment you try doesn't work well, and then you throw your idea in the dustbin. This is a common thing that young researchers do. I have done it many times in my life. You will do it. But the thing is that what you need to realize that the research is the outcome of lot of hard work. So people try heuristics, and then if those heuristics sometimes work, then people go back and try to see can we explain this improvement using formal mathematics, कि हमें equations भी prove करके दे दें this intuition. तो again another message is that sometimes people have this idea that I'm not good in mathematics, I'm not a mathematical genius, I will not be able to contribute in this area of science. So again, this myth is busted using this example. So everyone has some sort of capability and they can contribute.
So you should not be intimidated if you pick up a paper and it has a lot of difficult sounding math. It doesn't mean that if there is too much math, it is an innovative thing. Try to use your brain. So now after this, using new activation functions, using better optimizers, and using this special kind of regularization, we are in a position to train deep networks. अब जो this revolution of deep learning, it surfaced in around 2011 and 12, I think so. So it started off with a network which is called AlexNet. It is वो Alex जो था वो author था उस पेपर का, जिसने ही डेवलप्ड क्लासीफायर, और उसमें ये होता था कि वो इनपुट पे इमेज आता था किसी ऑब्जेक्ट का, और 1000 ऑब्जेक्ट्स थे उसके पास। तो कोई ऑब्जेक्ट आता था और वो सही क्लासीफाई कर देता था। तो उससे पहले जो हमारे पास क्लासिफी ऑब्जेक्ट क्लासीफायर्स थे, we had classifiers even before 2011, बट ये जो क्लासीफायर था इसकी उससे परफॉर्मेंस जो है ना कंसिडरेबली बेहतर थी, which is not common, which was not common in कंप्यूटर विजन वर्ल्ड। होता यही था कि हम एवरी ईयर आवर परफॉर्मेंस वाज इंक्रीजिंग इंक्रीमेंटली, कि अभी जो हमारा बेस्ट क्लासीफायर है, मे बी इट्स परफॉर्मेंस इज 73% ऑन सम डेटा सेट, एंड देन नेक्स्ट ईयर क्लासीफायर कम्स और उसकी परफॉर्मेंस इज 75, लेट्स से। तो एंड देन मे बी नेक्स्ट ईयर कोई क्लासीफायर आया है, क्लासीफायर विच इज 75.5। सो वी वर मेकिंग प्रोग्रेस इन दिस वे। तो ये जो था एलेक्स नेट था, इसने इट वाज कंसिडरेबली बेटर, क्योंकि मेरा ख्याल है 10% या 5% इम्प्रूवमेंट थी इसमें। तो दैट इज़ वाई पीपल we started, since this classifier was the best, people who were not into convolutional neural networks, or who were not using machine learning to solve their problems, they were amazed that this AlexNet is something special. People who knew about machine learning and who had worked with the neural networks, uh, they 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 were not as amazed. I mean, they were aware कि भाई deep neural networks क्या होते हैं। So anyways, this paper, this was a major step in the computer science world, not only the computer vision world. So this network was called convolutional neural network, and we will see the major advancements that we have made recently. To my knowledge, uh, the machine learning has been mainly applied in visual domain. तो पहले विजन इमेजेस के साथ इन्होंने इमेजेस पे अप्लाई किया, और फिर उसको, since people were getting good results with images, so then people started applying it in other domains as well. उसमें वजह यही थी कि बाकी डोमेन में जो हमारे पास एल्गोरिदम्स थे, मे बी दे वर ऑलरेडी वर्किंग वेरी वेल, बट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाज रियली पुअर इन द सेंस के जो डेटा सेट पे तो डिटेक्टर अच्छा काम करता था, लेकिन जब उसको यूज़ करते थे किसी रोबोट पे या किसी ऑटोनमस कार पे, तो इट्स परफॉर्मेंस वाज रियली बैड। तो vision research was limited to the lab. We did not have any products.
तो अब जो है you will see on YouTube amazing things happening with images. तो since vision domain was not making any progress, people tried different things in improving solutions. और फिर लोगों ने डीप लर्निंग भी अप्लाई की, मुझे मतलब डीप न्यूरल नेटवर्क्स दे अप्लाइड एंड दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल. तो एंड दैट इज़ द रीज़न ये जो भी नेटवर्क्स आप फेमस सुनेंगे, व्हेन यू सी देम they use images as their application, क्योंकि विजुअल डोमेन वाज उसमें हमारी प्रोग्रेस इतनी नहीं थी. तो ये जो नेटवर्क है इसको हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं. एंड टुडे व्हाट वी नीड टू डू इज रिविजिट व्हाट वाज कन्वोल्यूशन एंड व्हाट इज 2D कन्वोल्यूशन. और फिर जो है ना, वंस वी अंडरस्टैंड 2D कन्वोल्यूशन, तो we will be in a better position to understand this very famous network, and then you will see that other networks are not very different to this network. So the mystery of deep learning will be reduced once you go through this single network. Any question? No, sir. सर जी पूछे. सर कंक्लूजन वैसे ही है जैसे हमने रोबोटिक्स में पढ़ा था, मोबाइल रोबोटिक्स में, उसमें भी इसी तरह का था कि फिल्टर्स अप्लाई करके आप जो इमेजेस पे देखते हैं. अच्छा, मैं आपके साथ बैठा नहीं हुआ था रोबोटिक्स के कोर्स में, तो मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा था. बट वी विल रिविजिट कन्वोल्यूशन और हम देख लेते हैं कि क्या ये वही है या कुछ और है. तो कन्वोल्यूशन तो सबको याद है. तो अगर लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. तो let's say I have a sequence 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1. ये मेरा सीक्वेंस है या सिग्नल है आप कह लें. और ये मेरा एक फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर है. ठीक है. तो अब आप लोग ज़रा मुझे जल्दी से कन्वॉल्व करके दिखाएं इस फिल्टर को इस सीक्वेंस के साथ. तो क्या करेंगे आप लोग? हाउ डू यू डू इट? सर इसको जो है पहले जो है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के पास प्लेस करेंगे, उस पाथ में मूव करते जाएंगे. हाँ, तो मतलब आप लोग फिल्टरिंग कैसे करते थे? फिल्टरिंग में ये होता था कि आप जो फिल्टर के कोफिशिएंट्स होते थे उसके साथ कन्वॉल्व करते थे अपने सिग्नल को. ठीक है. तो वी हैव टू डू कॉन्वोल्यूशन. तो कॉन्वोल्यूशन आप कर दिखाएं मुझे आप ज़रा इन दोनों की कैसे होती है कॉन्वोल्यूशन में. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप यू डू विद इन कॉन्वोल्यूशन? अच्छा, मैं ये करता हूँ. शुड आई डू लाइक दिस कि मैं यहाँ पे पहले प्लेस करूँ इसको और करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करूँ और ऐड कर दूँ, और फिर जो है वो इस तरह स्लाइड करता जाऊँ और मेरे पास रिजल्ट आता जाएगा. तो अभी ये फुल ओवरलैप है और कुछ देर के बाद ये पार्शियल ओवरलैप होगा और फिर नो ओवरलैप. जी सर. अच्छा, तो आप लोग जब फिल्टरिंग करते हैं तो अच्छा ठीक है. अब आप मुझे ये बताएं कि जो तो दिस इज हाउ यू डू कॉन्वोल्यूशन. अगर आपको फिल्टर दे दिया जाए और आपको सीक्वेंस दिया जाए ना, तो आप कॉन्वोल्यूशन कर सकते हैं खुद भी. अब अगर मैं आपको कहूँ कि हैव यू हर्ड अबाउट कोरिलेशन? यस सर. कोरिलेशन क्यों करते हैं आप?
सर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस फाइंड करेंगे कि कितना। हाँ, कोरिलेशन में हम फाइंड आउट करते हैं कि जितना सिग्नल, लेट से मेरे पास 3 सिग्नल हैं, ए बी और सी, तो अगर ए और बी सिग्नल की कोरिलेशन ज़्यादा है तो दिस मीन्स के ए एंड बी दे लुक सिमिलर। ठीक है, तो लेट से ये मैं एक सिग्नल बना देता हूँ, ये मेरे पास साइनोसाइड एक सिग्नल है, एक और बना देता हूँ, एक ये सिग्नल बना देता हूँ, और एक ये सिग्नल बना देता हूँ। तो लेट से ये मेरा सी सिग्नल हो गया रेड वाला, और ब्लू वाला बी जो है ब्लू हो गया, और ए जो है वो ब्लैक हो गया। तो इन लेट से ए और बी को हमने कोरिलेट करना है, तो आप कैसे करते थे कोरिलेट, डू यू रिमेम्बर? क्या फॉर्मूला होता है कोरिलेट का? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ए बी ज़्यादा सिमिलर हैं या ए और सी ज़्यादा सिमिलर हैं? ए बी। तो बेसिकली हम ये चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं कोरिलेशन से। अब जब हम कोरिलेशन करेंगे, जो भी उसका प्रोसेस होगा, तो ए और बी को जब कोरिलेट करेंगे तो यू विल गेट अ बिगर नंबर, और ए और सी को जब कोरिलेट करेंगे ना तो यू विल गेट अ स्मॉलर नंबर। तो क्योंकि ए और बी का कोरिलेशन नंबर बड़ा है तो आप ये कहेंगे कि ए एंड बी आर मोर सिमिलर। ठीक है, तो तो कोरिलेशन का फॉर्मूला मैं आपको याद करवा देता हूँ। आप करते ये थे कि ए और बी को मल्टीप्लाई करते थे, ए ऑफ एन कह लूँ और बी ऑफ एन कह लूँ, तो और फिर सम कर देते थे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, तो ये आपका जो है ना वो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता था कि पहले मल्टीप्लाई और फिर ऐड। So whenever you are doing this operation in signal processing, whenever you are doing this operation, जब भी आप sum of products देखेंगे तो you should know कि what you are actually doing is finding similarity between A and B। और अभी हम इधर अप्लाई करके देख लेते हैं इसको रेड और ब्लैक और ब्लू के ऊपर। देखें, जब आप ब्लैक और ब्लू को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जहाँ ब्लैक पॉजिटिव है वहाँ ब्लू पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। और जहाँ ब्लैक नेगेटिव है वहाँ ब्लू नेगेटिव है, तो अगेन द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो सारी पॉजिटिव चीज़ें जमा करें तो द सम इज अ बिगर नंबर। अब आप ब्लैक और रेड को करके देखें, ब्लैक और रेड का नंबर थोड़ा कम हो जाएगा। ये देखें, जहाँ ब्लैक पॉजिटिव है, मे बी रेड थोड़ा सा नेगेटिव है, फिर कुछ पोर्शन के लिए यहाँ पे ब्लैक भी पॉजिटिव है और रेड भी पॉजिटिव है, फिर इस पोर्शन के लिए यहाँ तक ब्लैक नेगेटिव है और रेड पॉजिटिव है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ब्लैक भी नेगेटिव है और रेड भी नेगेटिव है। तो कुछ प्रोडक्ट्स आपके पॉजिटिव आ रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स आपके नेगेटिव आ रहे हैं। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव को जमा करेंगे तो कुछ समेशन में कुछ कमी आ जाएगी। ठीक है, तो व्हाट वी नो इज कि जब भी हम ये वाली ऑपरेशन कर रहे होते हैं ना कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स के साथ, ये वाला जो हम काम कर रहे होते हैं, अगर टाइम डोमेन कॉन्टिन्यूस सिग्नल है तो इंटीग्रल अब हम कर रहे होते हैं आमतौर पे, तो या डिस्क्रीट सिग्नल है सीक्वेंस है तो फिर ये कर रहे होते हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो ये कोरिलेशन होती है। कोरिलेशन ज़्यादा है तो दोनों चीज़ें एक जैसी दिखती हैं, और कोरिलेशन कम है तो
चीज़ें एक जैसी शायद नहीं दिखती। ए और सी में सिमिलैरिटी कम है बनिस्बत ए और बी। और ये जो आपका फॉर्मूला है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी यही आउटपुट कर रहा है। तो ये आपका हो गया कोरिलेशन। और कॉन्वोल्यूशन में आपने जो है मुझे एक बात नहीं बताई, वो ये है कि पहले आप फ्लिप करते हैं अपना फिल्टर कोफिशिएंट्स को। ठीक है, तो पहले इसको फ्लिप करना होता है। अगर मैं इसको फ्लिप कर लूँ, इन्वर्ट सिलेक्शन, यस इन्वर्ट, तो कॉन्वोल्यूशन में यू फ्लिप दिस थिंग, आप इस तरह करते हैं कि पहले जो फिल्टर होता है ना उसको फ्लिप कर देते हैं, -1 और सर ये 1। रोटेट से हो जाएगा, जी रोटेट से हो जाएगा सर फ्लिप। ये बस ठीक है। ये जो 1 - 1 है, तो इसको हम पहले फ्लिप कर लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट स्लाइडिंग। तो करते इधर भी वही है। Even in this case what we do is we invert it and then we have two sequences, one signal and one filter, ये इसी तरह A और B, और फिर पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो उसमें भी यही फार्मूला आप यूज़ कर रहे होते हैं। ये आप लोगों ने किया होगा अभी, आपने सिग्नल प्रोसेसिंग जब पढ़ी थी ना, तो आपने ये बहुत ज़्यादा किया। तो ये फिल्टरिंग प्रोसेस हो जाता है। तो अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि आप जो है सारे जो है ना, टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर एंड ट्राई टू डू convolution with this example and also try to do correlation with this। तो मुझे आउटपुट बता दें कि मैं क्या लिखूँ यहाँ पे। फर्स्ट यू कैन डू कोरिलेशन, और फिर हम जो है ना दूसरे स्टेप पे कॉन्वोल्यूशन। ये दो चीज़ें आप मुझे कर कर बतानी। जी कर लिया तो बता दें। यहाँ पहली पोजीशन पे क्या लिखेंगे? इफ़ यू आर डूइंग कॉन्वोल्यूशन, आपने इसको फ्लिप किया, लेट्स से इसको फ्लिप कर दिया, तो ये हो गया। इसको फ्लिप कर देंगे -1 नहीं, फ्लिप भी तो करना है ना इसको। 1 इसको फ्लिप, पहले पार्शियल ओवरलैप होगा, तो 1 ओवरलैप होगा, 1 × 1 = 1 इज़ 1। फिर क्या होगा?
0, फिर 0, फिर 0, -2, 0, 0, लास्ट पे 1, इसके बाद वन आएगा। नहीं करने वाला। तो चलें, ये आपने फिल्टर किया। आप ज़रा कन्वॉल्व जब आप कर रहे थे तो फिर क्या है, सॉरी कोरिलेट जब करेंगे तो यहाँ -1, फिर ये रिजल्ट आता है आपके पास। ये है कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट, और है ये है कोरिलेशन का रिजल्ट। सबके पास यही आ रहा है। किसी के पास डिफरेंट रिजल्ट आ रहा हो। अगर आ गया सबके पास यही तो मुझे बता दें, ताकि वी शुड मूव फॉरवर्ड। सही है। कन्वोल्यूशन में जो लास्ट में आपने मान लिखा, ये 0 नहीं होगा। ये जो लास्ट वन है ये पार्शियल ओवरलैप वाला है ना। ये सर। तो पार्शियल ओवरलैप में 0 कैसे हो जाएगा मतलब। ये जो मैंने वन लिखा है ना, ये पार्शियल ओवरलैप वाला है। पता नहीं, शायद इससे पहले एक और 0 आता हो, आई डोंट नो। यस सर, एक 0 और आता है फिर। यस सर, फिर 0 इधर भी आएगा। एक और 0 आ जाएगा इधर भी। अच्छा, तो चलें, ये हमने कर लिया है। कोरिलेशन या कॉन्वोल्यूशन हमने कर लिया है, तो लेट्स फोकस ऑन कोरिलेशन। कोरिलेशन का यही काम होता है ना कि सिमिलैरिटी वो फाइंड आउट करता है कि जिधर नंबर सबसे बड़ा होगा उधर सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो हम जो है ना इन पार्शियल ओवरलैप वाली चीज़ों को तो इग्नोर कर देते हैं। ये दिस पार्शियल ओवरलैप वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ये जो शुरू वाला और आखिर वाला है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फुल ओवरलैप इन दिस एग्जाम्पल। तो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है इस पोजीशन पे। ये तब आ रहा था जब आप ये कोरिलेशन के केस में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -1 प्लेस किया था और आपने यहाँ 1 प्लेस किया था। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें ना इस ऊपर वाली सीक्वेंस के साथ, तो ये देखें यही एग्जैक्ट चीज़ रिपीट हो रही है उधर। और कोरिलेशन के केस में तो ये है। कॉन्वोल्यूशन के केस में भी इधर ही सबसे बड़ा नंबर है, ऑल्दो उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन उस केस में भी सबसे बड़ा नंबर यही है। तो ये जो सिमिलर चीज़ तलाश करने वाला काम है ना, तो विजन में तो हम यही कर रहे होते हैं ना कि हमारे पास एक इमेज होता है और उसमें हम कोई चीज़ तलाश कर रहे होते हैं जो हमें किसी ने दी होती है। लेट से यहाँ पे कोई ह्यूमन है और आप जो है ना, आपको किसी ने बता दिया है ट्रेनिंग में कि ये ह्यूमन इस तरह का दिखता है।
तो आप इस छोटे से जो फिल्टर को इस इमेज के साथ कोरिलेट करें तो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा आपकी जो है ना रिज़ल्ट आना चाहिए, या जिस पॉइंट पे भी सबसे ज़्यादा आपका वो आएगा कोरिलेशन स्कोर, मोस्ट लाइकली ये जो चीज़ है ये उस जगह पर है। तो तो कोरिलेशन में तो हम कोरिलेशन को यूज़ कर सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को तलाश करने के लिए। तो अब अगर अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि लेट्स से हमारा जो फ़िल्टर है वो ये ना होता और हमारा फ़िल्टर इस तरह का होता। लेट्स से ये एग्जांपल है, हमारे पास 3 कोफिशिएंट्स हैं। तो अगर हमारा फ़िल्टर इस तरह का है तो इस फिल्टर को यूज़ करते हुए कोरिलेशन करें या कॉन्वोल्यूशन करें, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट और सेम। सर सेम तो नहीं हो गए, मतलब मिड में 2 दफा -2 आ जाएगा। नहीं, इस फिल्टर का रिजल्ट इससे नहीं कंपेयर कर रहे हैं हम अ, ये कह रहे हैं कि अगर इस फिल्टर को इस सिग्नल के साथ कोरिलेट करें या इसी फिल्टर को इस सिग्नल के साथ कॉन्वॉल्व करें तो रिजल्ट सेम होगा या डिफरेंट होगा। सर डिफरेंट होगा ना। देखिए, मैं इसको फ्लिप करता हूँ। कोरिलेशन और कॉन्वोल्यूशन में बस यही फ़र्क है ना कि मैंने फ्लिप करना है, तो मैं इसको फ्लिप करता हूँ। ये मैंने फ्लिप कर दिया। ये फ्लिप करने के बाद इसमें और इसमें कोई फ़र्क है? नो सर। तो फिर रिज़ल्ट कैसे डिफरेंट हो जाएगा? तो द पॉइंट सर इज़ कि अगर हमारे जो फ़िल्टर हैं वो सिमेट्रिक है ना, तो चाहे कोरिलेशन करें चाहे कॉन्वोल्यूशन करें, रिज़ल्ट एक ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं तो कोरिलेशन तो हमें पता चल गया ना कि अगर हमने कोई चीज़ तलाश करनी है उस जैसी जो हमारे पास है तो हम कोरिलेट करें। और अगर हमने फ़िल्टर हमारा सिमेट्रिक हो गया तो कोरिलेशन और कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन में कुछ फ़र्क नहीं होता। तो तो अब हम जो है ना इमेजेस पे फ़िल्टरिंग ऑपरेशन, वी वर यूज्ड टू अप्लाइंग फ़िल्टर्स ऑन इमेजेस। तो filtering process can be represented by convolution। अभी हम 2D convolution भी करके देखते हैं। तो इस वजह से यही काम जब हमने इसको we started looking at this process from न्यूरल नेटवर्क्स पर्सपेक्टिव, तो हमने मतलब वो वाले न्यूरल नेटवर्क्स जिनमें हम कॉन्वोल्यूशन कर रहे होंगे उनको हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स कहना शुरू कर देंगे। तो दैट इज़ इट। आई मीन इसमें और कोई चीज़ स्पेशल नहीं है कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स कैसे डिफरेंट हैं नॉर्मल फिल्टरिंग प्रोसेस से। अभी जो थोड़े से डिफरेंसेस हैं वी विल डिस्कस दोज डिफरेंसेस। तो व्हाट इज़ इट दैट यू सी, कैन यू गेस क्या नज़र आ रहा है आपको?
ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, इस जैसी बहुत सारी तस्वीरें जो है ना, यू विल सी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। तो वी जस्ट नीड टू मेक अ बेटर विजुअलाइजेशन कि जब हम when we will be talking about convolutional neural networks and you see this picture, so you immediately get what is going on. ठीक है, तो ये याद रख लें पिक्चर। तो उसके बाद जो है ना, हम when we are talking about convolutional neural networks we will get to this picture, और it's not that difficult इसमें कोई। तो ये अभी वो एग्जांपल है जो हमने की है कि आप किस किस ने ये गेम खेली हुई है, वेयर इज वॉल्डो। तो आपने करना ये होता है कि ये वॉल्डो है और आपने इसको ना इस तरह की एक तस्वीर में तलाश करना होता है। तो कैन यू स्पॉट वेयर इज ही? इतने मसरूफ हैं कि बंदे को नजर ही नहीं आते आपको, हैं? जितना दुकान से काम नहीं करता बंदा। सर जूम करते हैं, नजर आ रहा है? सर तो यहाँ बहरहाल, से यस सर। हाँ कहाँ पे है? लेफ्ट, राइट, टॉप, सब बॉटम? वो नजर नहीं आ रहा स्क्रीन नजर आ रही। अच्छा ठीक है, तो करते हम ये हैं कि ये जो अभी हमने वन डायमेंशनल में एक और, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, ये ह्यूमन डिटेक्शन है दिस प्रॉब्लम, और जो अभी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो सिमिलर है। ये देखें, एक बहुत बड़ा सिग्नल है और हमारे पास एक छोटा सिग्नल है और वो हम तलाश करना चाहते हैं, तो हम कोरिलेट करेंगे और ये कोरिलेशन का रिज़ल्ट है। फ़िल्टर को सिग्नल के साथ कोरिलेट करने का रिज़ल्ट ये है, और इधर जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये जो छोटा सीक्वेंस है। तो अब आप खुद इसको प्लेस करके देख लें यहाँ पे। ये बेसिकली ये वाला पोर्शन जो है ना, हमने तो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो आप तो कोरिलेशन, ये मैथमेटिकली उसको लिखने का तरीका है कि एक सिग्नल को हम स्लाइड करते हैं और एक को नहीं स्लाइड करते। कोरिलेशन और कॉन्वोल्यूशन में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ये हमारा सिग्नल है, ये जो है हमारा, अगर हम अगर हमारा जो सिग्नल है, जो फिल्टर है जिसको हम फ्लिप कर रहे हैं वो सिमेट्रिक है, तो कोरिलेशन और कॉन्वोल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं होता। इधर तो ट्राइंगल है ना हमारा जो फिल्टर है, तो उसको फ्लिप करेंगे तो रिज़ल्ट डिफरेंट होगा। आप रिज़ल्ट को कंपेयर कर लें, ठीक है। तो एनीवेज, तो क्या कॉन्वोल्यूशन कम्यूटेटिव है? इस कॉन्वोल्यूशन कम्यूटेटिव? नो सर। ये देखें ना, हमने f को पहले रखा या g को पहले रखा या g को पहले रखा, f को पहले रखा, रिजल्ट तो एक ही है ना। तो कॉन्वोल्यूशन इज कम्यूटेटिव, कि किसी को भी फ्लिप कर दें फर्क नहीं पड़ता। कोरिलेशन में फ़र्क पड़ता है किसको फ्लिप कर रहे हैं, तो रिजल्ट डिफरेंट है। ये सॉलिड ब्लैक लाइन है ना, ये रिजल्ट है आपका, ठीक है। तो दिस इज आई मीन दिस, ये बस हम रिवाइज कर रहे हैं कोरिलेशन और कॉन्वोल्यूशन का। इसका कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल सर नेटवर्क से, कोरिलेशन में तो हम फ्लिपिंग नहीं कर रहे ना, डायरेक्ट कर रहे हैं।
हाँ फ्लिप नहीं कर रहे, लेकिन किसको पहले यूज कर रहे हैं, मतलब किसको किस पे स्लाइड कर रहे हैं. वन इज स्टैटिक एंड द अदर वन इज वी आर स्लाइडिंग. यहाँ नीचे देखें ना, यहाँ को पे रेड सिग्नल स्लाइड हो रहा है इस वाली एग्जांपल में, और इस वाली एग्जांपल में ब्लू सिग्नल स्लाइड हो रहा है. तो कॉन्वोल्यूशन में आप किसी को भी पहले, मतलब किसी को भी फ्लिप कर सकते हैं, रिजल्ट वही होगा. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी में कि किसी को भी फ्लिप कर दें. लेकिन कोरिलेशन में किसको स्लाइड कर रहे हैं, इससे रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है. आप ये नीचे जो पिक्चर्स बनी हुई हैं इनको देखें ना तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कॉन्वोल्यूशन में, और किसी को भी फ्लिप कर दें कॉन्वोल्यूशन के केस में तो रिजल्ट वही होगा. डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? यस सर. अच्छा, और एक चीज़ हमने देखी है कि अगर फिल्टर आपका सिमेट्रिक हो जाए तो कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन में भी कोई फ़र्क नहीं होता. यस सर. अच्छा, तो ये मैथमेटिकली लिखने का तरीका है टू डायमेंशनल कोरिलेशन और कॉन्वोल्यूशन को. अच्छा, अब इन लिटरेचर देयर इज दिस कंफ्यूजन के कॉन्वोल्यूशन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ हो रहा है. कहीं जगह ये वाला सिंबल जो है वो कोरिलेशन के लिए यूज़ होता है, और ये वाला सिंबल कॉन्वोल्यूशन के लिए यूज़ होता है. तो अब क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट 2D सीक्वेंसेस, तो उसमें दो जगह फ्लिप होगा, एक एक्स एक्सिस में फ्लिप होगा और एक वाई एक्सिस में फ्लिप होगा. ये वन डायमेंशनल सिग्नल में तो ये हो रहा था ना, वन डायमेंशनल सिग्नल में तो ये हो रहा था कि अलोंग दिस एक्सिस हम फ्लिप कर देते थे, लेकिन अब अगर हमारे पास 2D मैट्रिक्स है तो हम इस एक्सिस में भी फ्लिप करेंगे और फिर इस तरह भी फ्लिप करेंगे, तो दो फ्लिप्स होंगी. वो दो फ्लिप्स जो है ना आपको इस इक्वेशन से नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पे ये देखें, ये दो माइनस साइन. आप जब वन डायमेंशनल कॉन्वोल्यूशन कर रहे थे ना तो एक समेशन का साइन होता था, एक ही समेशन का साइन होता था, और एक सीक्वेंस के साथ नेगेटिव साइन होता था. अब क्योंकि 2D की बात हो रही है तो एक एक्स एक्सिस में समेशन हो रहा है और एक वाई एक्सिस में समेशन हो रहा है. एनीवेज, जब हम इस कोर्स में व्हेन वी आर डूइंग कॉन्वोल्यूशन या कोरिलेशन तो हम बता देंगे कि हमारा इस सिंबल से क्या मुराद है. तो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड कि अच्छा ये सिंबल तो मैंने कॉन्वोल्यूशन के लिए पढ़ा था, तो ये अब कोरिलेशन के लिए क्यों यूज़ हो रहा है. तो ये यहाँ पे अभी हम करके देखते हैं ना, ये हमारे पास सिग्नल है, इसमें सारी वैल्यू 0 हैं, सेंटर वाली वैल्यू 1 है. ये हमारे पास एक फ़िल्टर है और इसको हम को रिलेट करना चाहते हैं इस सिग्नल के साथ. तो क्या ये रिज़ल्ट आता है हमारे पास, ये कोरिलेशन का रिज़ल्ट है. कैन यू वेरीफाई कि इस सिग्नल को इसके साथ कोरिलेट करें तो ये रिज़ल्ट आता है. सर ये रिजल्ट नहीं आता. ये नहीं आता रिज़ल्ट. सर लग तो नहीं रहा. करके देखे ना, ये जो ब्लैक है इसका मतलब 0, और जो नॉन ज़ीरो है वो यहाँ पे लिखे हुए वैल्यूज़.
कोरिलेट सर करना है ना। यस सर सेम आएगा। अच्छा ये देख लेना, पहले सबसे पहले हम ये करते हैं, इस रेड बॉक्स को लेते हैं इसमें तो और उसने ये एक्स और वाई दोनों पे फ्लिप कर दिया है गेस। नहीं, किसी किसी को फ्लिप किया है? आई डोंट थिंक सो फ्लिप किया। आप करके देखें ना, यू आर गेसिंग, यू आर नॉट डूइंग इट। सर आप ये रेड, W को फ्लिप किया सर मैंने n कोरिलेशन विद W करने की जगह W कोरिलेट विद n किया और W को 2 दफ़ा फ्लिप कर लिया। पहले I ऊपर चला जाएगा, फिर I लेफ्ट पे आ जाएगा, एंड देन वो उसको बारी बारी क्या कहते हैं ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई एंड ऐड करेंगे हर एक को। आई थिंक सेम आ जाएगा फिर। अच्छा आई एम नॉट कन्विंस्ड कि इसको फ्लिप करना है। मैं यहाँ पे इस रेड बॉक्स को लेता हूँ और मैं यहाँ रख देता हूँ। कैन यू सी माई कर्सर? जब इसको मैं यहाँ पे यस रखूँगा तो सारा जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे, और जो रिज़ल्ट होगा ना वो हम इस सेंटर पोजीशन पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 0। फिर मैं ये रेड वाले बॉक्स को ना 1 यूनिट टू दी राइट स्लाइड करता हूँ, फिर भी सारे ज़ीरो हैं, तो रिज़ल्ट जो है ना वो 0 आएगा। फिर मैं एक एक यूनिट और राइट पे स्लाइड कर देता हूँ, तो ये सारे ज़ीरो आ रहे हैं। तो एक्चुअली जो रिज़ल्ट है वो हम प्लेस करते जा रहे हैं सेंटर पिक्सल पे। ये वाला हमने कैलकुलेट किया है, फिर ये किया है, फिर ये किया है। अब मैं इस रेड बॉक्स को ना एक रो नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, फिर भी सारे ज़ीरो हैं, तो जो रिज़ल्ट होगा वो कहाँ मैं प्लेस करूँगा? इफ़ आई एम प्लेसिंग माई रेड बॉक्स ओवर हेयर, कैन यू टेल द रो एंड कॉलम वेयर आई विल प्लेस द रिज़ल्ट? थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम, इधर आप कह रही हैं इधर। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो आंसर क्या है? 0 है ना, तो इस वजह से ये वाला डब्बा ब्लैक है। अब हम शिफ्ट करते हैं इस रेड बॉक्स को 1 यूनिट टू दी राइट, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये वाला रेड बॉक्स। ये वाला रेड बॉक्स यहाँ पे आ गया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, ये जो इन सारी वैल्यूज़ को पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करें तो क्या रिज़ल्ट आता है? सर आई आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम पे। ये देखें इस पोजीशन पे आई था, आई 1 से मल्टीप्लाई होगा और सिर्फ आई ही है, बाकी तो सारे ज़ीरो हैं, और वो प्लेस कर देंगे आप थर्ड रो और थर्ड कॉलम में। इधर आई आ गया आपके पास। ठीक है, तो मैंने, अब आप करके देखें, आप ये देखेंगे कि आपने इस बॉक्स को फ्लिप नहीं किया। इसी तरह स्लाइड करते जाएं विदाउट फ्लिपिंग, और पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करें और रिज़ल्ट देखें आपके पास सबके पास यही रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता। यस सर। चलें, ये आपके पास आ गया है, तो यही अभी हम करके देख रहे थे। ये पूरा यहाँ पे ये रेड बॉक्स को प्लेस किया है, तो रिज़ल्ट क्या होगा? एफ हो जाएगा। एफ आ गया यहाँ पे, किया तो रिज़ल्ट होगा ई, वो सेंटर में प्लेस कर देंगे तो ई आ गया यहाँ पे। फिर स्लाइड करेंगे और जो पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे, अब कौन सी टर्म बचेगी? डी। डी 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, तो इस तरह करके ना ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। तो बेसिकली हम जो है ना अभी कोरिलेशन कर रहे हैं, वी आर नॉट फ्लिपिंग द रेड बॉक्स। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो फ़िल्टर अभी आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, इसको फ्लिप करें तो कोई फ़र्क पड़ता है? नो। ठीक है, तो इसका नाम क्या है ये जो अभी फ़िल्टर आपको नज़र आ रहा है?
आप लोगों ने काफी फिल्टर बनाए हैं। ये जो अभी आपके सामने फिल्टर है इसका क्या नाम है? ये जो सिग्नल होता था इसको आप क्या कहते थे? इम्पल्स। हाँ, ये 1D में इम्पल्स थी ना, तो 2D में इम्पल्स क्या होगी? और इम्पल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? जब इम्पल्स के साथ किसी चीज़ को कन्वॉल्व किया जाता है तो क्या रिजल्ट होता है? When you convolve a signal with an impulse, what do you get? उस सिग्नल की वैल्यू सर सैंपल ऑफ दैट सिग्नल क्या कह रहे हैं? सर सैंपल ऑफ दैट सिग्नल एट द टाइम व्हेन वी हैव द इम्पल्स। हाँ, वो तो एक इंस्टेंट पे जब आप मल्टीप्लाई करें ना, मैं कह रहा हूँ कन्वॉल्व जब करते हैं, ये पूरा स्लाइड वाला प्रोसेस करते हैं। आपके पास कोई सिग्नल है, आप उसको इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व करते हैं, तो व्हाट डू यू गेट एट? वही सिग्नल एग्जैक्ट। हाँ, तो इम्पल्स की प्रॉपर्टी यही होती है कि जब आप उसको कन्वॉल्व करेंगे ना किसी भी के साथ, तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। अब ये 2D इम्पल्स में भी यही होता है कि एक वैल्यू 1 है और बाकी सारी 0 हैं। तो अब आप कन्वॉल्व करें तो ये जो पहले हमने स्टेप्स, अच्छा अब आप देखें चीज़ चेंज हो गई। अब आप कन्वॉल्व करें या कोरिलेट करें, एक ही बात है। क्यों? शुरू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा ये हाँ, तो जो इसका इम्पल्स मतलब फंक्शन ये, है। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे फिल्टर सिमेट्रिक है ना, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि हम कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं या कोरिलेशन कर रहे हैं, एक ही ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ओके, आई थिंक सो इट्स अबाउट टाइम, तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो। ओके, खुदा हाफिज़। सर